बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है चारुचंद की चंचल किरणें। तो बच्चों, एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी कविता आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। सबसे पहले आइए इस कविता का परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण द्वारा वनवास के समय पंचवटी नामक स्थान पर बिताई एक चांदनी रात का वर्णन किया है। भगवान राम और माता सीता विश्राम कर रहे हैं। चांदनी रात में चंद्रमा की किरणें जल थल से खेल रही हैं और लक्ष्मण कुटिया के बाहर पहरा दे रहे हैं। तो बच्चों, आपने जान लिया कि इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसा दृश्य है। भगवान राम और सीता आराम कर रहे हैं और लक्ष्मण जी उनका पहरा कर रहे हैं कुटिया के बाहर, और चांदनी रात है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में जो कवि है वो क्या कह रहा है, चारु यानी कि सुंदर, चारु चंद्र की चंचल किरणें यानी कि क्या, जो सुंदर चंद्रमा है उसकी जो किरणें हैं वो कैसी हैं, चंचल हैं, और इस चंचल पने में खेल रही हैं जल थल में। और कहाँ खेल रही हैं, जल मतलब जल का भाग, थल यानी कि जो भाग कैसा हो, स्थल वाला हो, यानी कि जहाँ पे जमीन हो। तो जो चारुचंद्र की चंचल किरणें हैं वो जल में भी और थल में भी, दोनों तरफ क्या कर रही हैं, दोनों ओर खेल रही हैं, ऐसा हमें लग रहा है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो बच्चों, अवनी यानी कि धरती और अंबर यानी कि आकाश। ऐसा लग रहा है कि धरती में और आकाश में क्या है, एक स्वच्छ चांदनी यानी कि क्या है, चारों ओर बिखरी पड़ी है, चारों ओर बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो बच्चों, इस पद्यांश में कवि कहता है कि पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक यानी कि आनंद, हर्ष। तो धरती क्या है, जब चांद की चांदनी क्या है धरती पर पड़ रही है तो धरती क्या है, आनंद प्रकट कर रही है, प्रसन्न हो रही है। हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो क्या कह रहा है, हरित तृणों की नोकों से। तृण यानी कि क्या होता है, तृण यानी कि घास। तो हरी हरी घास की नोकें हैं वो भी क्या कर रही हैं, प्रसन्नता प्रकट कर रही हैं। मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु यानी कि पेड़, मंद पवन के झोंकों से। पवन यानी कि हवा, मंद मतलब धीरे धीरे। तो धीरे धीरे बहने वाली क्या है, जो हवा है उससे पेड़ भी क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो कि वो झूम रहे हैं आनंद से। तो बच्चों, अगला पद्यांश है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो बच्चों, क्या कह रहा है, कवि कह रहा है इस पद्यांश में कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर। पर्ण कुटीर का मतलब होता है पत्तों से बनी हुई कुटिया। क्या है, पंचवटी नामक स्थान में एक पत्तों से बनी हुई सुंदर सी कुटिया है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सम्मुख यानी कि सामने, स्वच्छ मतलब साफ, शिला यानी कि एक पत्थर। धीर वीर निर्भीक मना, कौन बैठा है, धीर वीर यानी कि जो धैर्यवान है, जो वीर है, और जिसका मन कैसा है, निर्भीक यानी किसी से भी डरने वाला नहीं है। तो क्या है, पंचवटी की छाया में जो एक क्या है, सुंदर सी पत्तों की कुटिया बनी है, उसके सामने एक सुंदर सी साफ शिला पर यानी कि एक पत्थर पर कौन बैठे हैं, धैर्यवान, वीरवान और बिल्कुल निर्भीक व्यक्ति बैठे हुए हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, धनुर्धर यानी धनुष को धारण करने वाला, जबकि भुवन भर सोता है, भुवन यानी कि संसार। तो जब क्या है, पूरा संसार सो रहा है, तो ये कौन पुरुष है, ये कौन धनुर्धारी है जो अभी जाग रहा है। भोगो कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बच्चों, कुसुमायुध यानी कि कुसुम प्लस आयुध, दो शब्दों से मिलकर बना है कुसुम
प्लस आयुध। आयुध मतलब हथियार, कुसुम मतलब फूल, फूलों से बना हुआ जो हथियार होता है, तो ये किसके पास होता है? कामदेव के पास। तो वो क्या कह रहे हैं? भोगो कुसुमायुध योगी सा। योगी सा मतलब क्या होता है? योगी जैसा। कामदेव को भोगने की जो सोच भी नहीं रहा है, वो क्या बना हुआ है? योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कैसा दिखाई दे रहा है? वो योगी की तरह दिखाई दे रहा है, जबकि चांदनी रात है और कामदेव क्या है? अपने पूर्ण यौवन में है, लेकिन फिर भी क्या है? वो योगी सा बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वो भोगी नहीं बना हुआ है, वो क्या बना हुआ है? योगी बना हुआ है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यो त्याग किए। तो क्या कह रहा है कवि? कवि इस पद्यांश में कह रहा है कि किस व्रत में इस व्रती ने, इस वीर व्रती, व्रती यानी व्रत रखने वाला, इस वीर व्रती ने ये कौन सा व्रत लिया है? निद्रा का यो त्याग किए, जिसमें इसने क्या किया है? अपनी निद्रा यानी कि नींद का भी त्याग कर दिया है। ऐसा इसने भला कौन सा व्रत लिया है कि इसने अपनी नींद भी त्याग दी है, छोड़ दी है। राज्य भोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। राजभोग के योग्य विपिन में मतलब, विपिन मतलब क्या होता है? एक तरीके से वन। राज्य भोग मतलब राज्य को भोगने वाला। तो वो क्या है? वो जो पुरुष है, वो जो धनुर्धारी है, वो किसके योग्य है? राज भोग करने के योग्य है। लेकिन वो क्या है? बैठा आज विराग लिए। तो उसने क्या ले लिया है संसार से? विराग, वैराग्य ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि वो वैराग्य लेकर के उस पत्थर पर, उस शिला पर बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। अब बच्चों, बना हुआ है प्रहरी, कवि क्या कह रहा है? कवि इस पद्यांश में कह रहा है कि वो क्या कर रहा है? प्रहरी यानी कि जो क्या करता है? पहरेदारी करता है। उस कुटीर यानी कि कुटिया। तो आखिर उस कुटिया में ऐसा क्या धन है जिसकी वो पहरेदारी कर रहा है? जिसकी रक्षा में रत, रत मतलब उसमें खो गया है। इसका तन है, मन है, जीवन है। लगातार उस कुटिया की रक्षा में उसने अपने तन को भी समर्पित कर दिया है, अपने मन को भी, अपने जीवन को भी समर्पित कर दिया है। वो दिन रात इसी कार्य में लगा हुआ है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो बच्चों, इस पद्यांश में कवि कहता है कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या यह वही स्वच्छ धवल चांदनी है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध यानी कि होता है शांत, निशा यानी कि होता है रात। रात कैसी है? एकदम शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध वह। तो गंध वह का मतलब क्या है? वायु। वायु कैसी है? स्वच्छंद है और सुमंद, धीरे धीरे चलने वाली, विचरण करने वाली वायु। निरानंद है कौन दिशा। निरानंद यानी कि आनंद रहित। भला ऐसी कौन सी दिशा है जो आनंद से रहित है? बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नट के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो बच्चों, क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है इस पद्यांश में कि बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति, नियति के यानी कि सृष्टि को नियंत्रण करने वाला जो हमारा भाग्य होता है। ठीक है ना बच्चों? जो क्या है? हमारा भाग्य, नियति। नियति कहते नहीं है मेरी नियति तो ऐसी ही है, यानी कि मेरा भाग्य तो ऐसा ही है। बंद नहीं अब भी चलते हैं, तो क्या है? नियति नटी के कार्यकलाप। नियति यानी कि जो हमारा भाग्य है उसको क्या कह दिया है? नटी। नटी से इसकी तुलना करी गई है। यानी कि जो क्या करते हैं? तमाशे दिखाते हैं आपको, उनको क्या कहते हैं? नट, नटी, है ना? तो क्या है? ऐसे भाग्य के जो नटी के समान है, उसके कार्यकलाप तो अब भी चल रहे हैं, वो बंद तो नहीं हुए हैं। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप वो पुरुष क्या है? उस शिला पर बैठा हुआ है बिखेर देती वसुंधरा। वसुंधरा क्या है बच्चों? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। धरा, पृथ्वी, धरती। तो क्या है? इस पद्यांश में कवि कह रहा है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको,
सदा सवेरा होने पर। तो वसुंधरा क्या बिखेर देती है? मोती सबके सोने पर। जब सब लोग सो जाते हैं तो ये धरती क्या कर देती है? चारों ओर मोती जैसे बिखेर देती है। और रवि, देखो रवि क्या है यहाँ पे? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि, यानी कि सूरज। तो सूरज क्या करता है? बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जैसे ही प्रातःकाल होती है, सवेरा होता है, सूरज उदय होता है, तो वह धरती के द्वारा बिखेरे गए वे सभी मोतियों को क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता है, बटोर लेता है। तो बच्चों, इस सुंदर सी कविता के जो रचयिता हैं वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो जो आपकी ये कविता है ये किसने लिखी थी? मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो बच्चों, आइए इस कवि के परिचय भी जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ जानकारी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। वे 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे खड़ी बोली कविता के अनन्य कवि थे। उन्होंने ब्रजभाषा जैसी समृद्ध भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण खड़ी बोली को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। बच्चों, खड़ी बोली यानी कि जिस बोली में आप सभी हिंदी बोलते हैं, हिंदी का वह मानक रूप जिसमें आप पढ़ते हैं, जिसको आप लिखते हैं, और जिसमें क्या है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? हिंदी का मानक रूप, जिसको कहा जाता है खड़ी बोली। तो उन्होंने क्या किया? खड़ी बोली को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उनकी प्रमुख कृतियां, बच्चों आप जानते हैं उन्होंने किन किन कृतियों की रचना की। तो सबसे पहले सुप्रसिद्ध आपने नाम सुना ही होगा, भारत भारती, यशोधरा, कुणाल गीत, जयद्रथ वध, द्वापर, पंचवटी और जय भारत आदि हैं। उनका देहावसान सन 1964 में हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई? 1964 में। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी और साथ ही आपने मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय को भी अच्छे से जाना और समझ लिया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास जरूर कीजिए।